नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 5 मार्च 1967 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय लोगों पर वायुसेना से हमला कराया था। क्या मिजोरम के लोग भारत के नागरिक नहीं थे? यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर कांग्रेस ने हमला करवाया था। आज भी 5 मार्च को पूरा मिजोरम शोक मनाता है। कांग्रेस ने इस सच को छिपाए रखा, कभी घाव भरने की कोशिश नहीं की। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव करते हुए ये बात कही थी। ये कोट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और 5 मार्च 1966 में मिजोरम की राजधानी आइजोल सुबह 11:30 का समय था। आसमान पर 4 लड़ाकू विमान शहर के चारों ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं। ये दृश्य दुश्मन देश के मैदान का नहीं है, ये बल्कि भारत के हिस्सा मिज़ोरम, उस वक्त मिज़ोरम असम का हिस्सा था, उसे मिज़ो हिल्स कहते थे। तो ये बम्बारमेंट 13 मार्च तक होती रही। इस बम्बारमेंट को अब करीब-करीब 57 ईयर्स का समय हो चुका है। विपक्ष ने मणिपुर मामले को लेकर के सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया, ये जानते हुए कि इसकी जड़ काफ़ी पुरानी है, इस हिंसा की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं और जिन्हें कभी कांग्रेस ने पोषित किया, सींचा। इस पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय जी। शांतनु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग मी। शांतनु जी, 5 मार्च को पूरा मिजोरम शोक मनाता है। इंदिरा गांधी ने क्यों मिजोरम पे हमला करवाया? चूंकि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के विमान क्यों गए। बातें बहुत सारी हैं, कहा यह भी जाता है कि वो राशन देने गए थे, लेकिन क्या जो फाइटर जेट होते हैं वो राशन लेके जाते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सिंपली कि ये हमला इंदिरा गांधी ने क्यों करवाया था? मैडम, पहले तो मैं थोड़ा सा इस मामले के हिस्ट्री इतिहास के बारे में बताऊंगा। जो मोदी जी ने कहा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कि असहाय लोगों पे बॉम्बिंग करवाया था, कुछ हद तक सही है एवं कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि जब बॉम्बिंग हुआ था 1966 5 मार्च को, सिविलियंस पे भी एयर स्ट्राइक हुआ एंड इवन 14 सिविलियंस मारे गए थे। 4 लड़ाकू विमान जो कि तूफानी और हंटर, जो कि 19 स्क्वाड्रन और 23 स्क्वाड्रन जी, जी। एयरफोर्स के उस टाइम टेक उस ऑफ समय यही करके। था। जी, हाँ जी, उस समय यही तो थे और कुछ तो था नहीं। हाँ, तो बाकी इन्होंने बाकी सब घेर चीज़ें के, तो अब आई हैं। जी, यस, घेर के बॉम्बिंग किया था, क्योंकि परिस्थिति वहां पे काफी बिगड़ चुकी थी। शुरू से ही मिजोरम, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट था असम का, इट वाज नॉट अ स्टेट, दे वर डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड, और माइनॉरिटी में होने के कारण ये मिजोज पे असम गवर्नमेंट, उस टाइम का असम गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, दे वर टोटली नेग्लेक्टेड। एंड उस टाइम ऑल दीज वर नॉट स्टेट्स, उस टाइम नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जी, जी, एसोसिएशन। जी। So neither Manipur was there, neither Mizoram was there. These states were not existing as Rajyas or state. So शांतनु जी, मैं Assam, आपकी आपकी बात में बीच में ही रोक करके मैं हाँ आपको ये बोलिए। बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, वो पूरी रिसर्च के साथ कही है। सवाल यस, ये है कि
इस सवाल ये है कि ये जो हिंसा वहाँ है, चाहे उस समय उसका नाम कुछ भी रहा हो, हिंसा ये आज की नहीं है ना, ये कहने का हम्म, मतलब था उनका। आप बात जारी रखिए आगे। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रिसर्च उन्होंने किया है, रिसर्च हैज बीन डन पॉलिटिकली, एंड मैंने वही शुरू में कहा कि कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, बस परिस्थिति के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो मिजोरम नेशनल आर्मी एंड मिजोरम नेशनल फ्रंट जो कि आउटकम्स है ऑफ द अनरेस्ट जो कि हो रहा था उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ द असम गवर्नमेंट, इवन मिजो वाज नॉट टेकन एज अ ऑफिशियल गवर्नमेंट लैंग्वेज, प्लस फैमिन जो आया था, जिसको उस टाइम का एक फेमस फैमिन था जो एवरी 48 ईयर्स में साइक्लिक फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड मातम, दैट ऑल्सो द असम गवर्नमेंट डिड नॉट टेक केयर। तो जो लोकल लोगों ने फैमिन का जो एक टीम निकला था, दैट टर्न्ड आउट टू बी फ्रॉम दैट पोजीशन Mizoram National Army came out. The Mizoram National Front came out. Then they decided to have a structure of the armed forces. And they made 8 battalions which were divided into 3 brigades in the pattern of the Indian Army. और वहां पे उस टाइम Assam Rifle was deployed, police was there, and एक दो regiments were there. Like during the unrest in March, 3 Bihar was there, 1 Assam, 5 Assam, and 8 Assam Rifle were there. These were the regiments which were there. ये 2 तारीख को 2 मार्च 66 को इतना ज्यादा दहशत फैल गया दैट दीज मिजो नेशनल आर्मी के जो लोग थे, दे अटैक्ड द असम राइफल कैंप्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट, सब पे काबू कर लिया था इन्होंने। देन असम राइफल के कैंप्स पे अटैक करके कैप्चर किया था, एंड 6 मशीन गन, 76 मोटर्स और अगणित जितने भी उनके कोत में या आर्मरी में हथियार थे सब उठा के ले गए, प्लस उस पोस्ट पे जितने भी सैनिक थे उनको मार दिए। 2 सैनिक बच के निकल गए थे, एंड ये जाके इन्होंने हेडक्वार्टर में इतला किया कि अटैक हुआ है। इवन तक कि टेलीफोन एक्सचेंज, क्योंकि उस टाइम टेलीफोन वाज नॉट सो, कम्युनिकेशन वाज नॉट सो प्रिविलेंट, तो उसको भी डैमेज किया था। जो थिंग्स वेर आउट ऑफ कंट्रोल, एंड एज इज नोन, इंदिरा गांधी ने took the drastic step of attacking these hideouts of the Mizo National Army and the Mizo National Fronts, जिनको की across the border उस टाइम पे बांग्लादेश was not there, ईस्ट पाकिस्तान सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तानी आर्मी से, arms were being pumped in, money was being pumped in to sustain these terrorists or so-called liberalists. And during this time, ये जो मिजो नेशनल आर्मी वाले हैं इतने कंट्रोल में आ गए थे कि दे वांटेड टू रेज द नेशनल फ्लैग ऑफ देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट इन Aizawl. So that is the time when Indira Gandhi took a decision to fly out these फाइटर पायलट्स। बट गलती क्या किया है कि Aizawl को घेर के सिविलियन पे एयर स्ट्राइक्स कराए और बॉम्बिंग किया है, जो इंसेंडरी बॉम्ब्स होते हैं जो कि गिरने के बाद जल के फटते हैं जी, which I feel was to some extent wrong. And then the Eastern Command was basically looking after the activities. उस time Lieutenant General Sham Manekshaw, जो later on आर्मी चीफ हुए थे, he was ईस्टर्न आर्मी कमांडर। जी, जी। एंड जब उन पे उंगली
इंदिरा गांधी जी पे, तब उन्होंने ये बताया कि राशन ड्रॉप करने गए थे, which is again wrong. And this is the only time that एयर अटैक अपने देश के अंदर हुआ है। और सेकंड टाइम, जो कि आपको पता ही है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे टैंक से अटैक करवाया था, बिकॉज ड्यू टू रीजन नोन टू एवरीबडी, भिंद्रवाले वाज देयर। तो उस पे हम बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस। सो दिस इज वन इंसिडेंट। As known, Indira Gandhi used to take steps, drastic steps to curb such issues. So she took this step and thought of curbing it, or yes, by 25th of March, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस और एस्टेब्लिशमेंट्स थे, बैक कंट्रोल में आ गया, एंड इट वाज टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट, एंड आल्सो द आर्मी रीइंफोर्समेंट्स कुड रीच, क्योंकि अदरवाइज आर्मी एट दैट टाइम वाज स्लाइटली ऑन अ बैक फुट, बिकॉज इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन अटैक कर दिया। People were not ready for such bold action by the Mizos and supported by the Pak army across the border there. So I think एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने अकाल तख्त का गोल्डन टेम्पल में जो स्थित है उसका जिक्र किया, आप इसकी बात कर ही रहे हैं। तो जब अपने यहाँ भी कोई कार्रवाई करनी होती है, पहली बात तो ये कि उसको इंदिरा गांधी जी का एक ये डायलॉग होता था कि ऑपरेशन जो है वो सही समय आने पे करना चाहिए, यानी कि वो पूरा मार काट को अलाउ कर देती थी, देन फिर उस पे वो कार्रवाई करती थी। आई थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मैं इसी पे आने वाला था जी। नाउ, इन्होंने जब अटैक करवाया था, शी शुड हैव टेकन a bit more caution in the sense she should have ensured through the government machinery या the army there कि civilians को segregate किया जाए। Though I know it was a difficult proposition कि उनको separate करा जा सके, but कोशिश करना चाहिए था। She took a drastic step कि नहीं अटैक करा दे, which was a bit too drastic. Some kind of reinforcement of the army could have come in to help the Assam Rifle and the other regiments which were there. And balki such an action went against the government, though the government could take back the establishments which were captured by the मिजो नेशनल आर्मी एंड द फ्रंट, बट आज भी मिजो लोग इस दिन को शोक के नजर से देखते हैं। दे कॉल इट द जोरामनी, या अ डे ऑफ सैड हैपनिंग्स। जी जी, और यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कल अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए ये बात, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे एग्जैक्टली कि ये जो आज हम देख रहे हैं जिसपे बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, ये इसको जनरेट तो उसी समय में किया गया था ना, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। नहीं, इसके आगे और भी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ नजर उठा के किसी ने देखा नहीं है। जैसे कि मैंने अपने भी वीडियोस में बताया, लुक ईस्ट पॉलिसी जो रहा है वो पेपर पे रहा है, बहुत स्लो प्रोग्रेस हुआ है कंपेयर टू व्हाट प्रोग्रेस हैज हैपेंड नाउ इन दीज लास्ट 10-11 इयर्स। ईस्ट को अभी भी हमारे लोग, जो कि नॉर्थ में बोलिए, हमारे बंगाल में बोलिए, साउथ में बोलिए, इनको अभी भी कभी कभी लोग चिंकी करके बुलाते हैं या चाइनीज कहते हैं, which is wrong. They are very much a part of India. जी, exactly. And इसी चीज पे मैं आगे बोलना चाहूंगा, so that civilians have not taken it, the Mizos have not taken this air attack in a very good sense. They still think that
उस टाइम पे अदर वेज एंड मीन्स शुड हैव बीन यूज्ड, जबकि मिजोरम उस टाइम पे अलग ही देश बनना चाहता था, नॉट अ स्टेट बट अ कंट्री। और उसके 20 साल तक, till 86 when the Mizo peace accord was signed by Laldenga, तब तक it was a disturbed area और उस पे आसफा लगा हुआ था, and right to movement and other basic rights were denied to the Mizo people. 86 के बाद जब 87 में अलग राज्य बना है, अपना गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ है, तब जाके कुछ हद तक things have been streamlined. But still, I would say, lot of neglect has been there for Mizoram. And same is the state in other of the 7 sister states. जी. And that is one reason why even Manipur is burning, because over a period of time, nobody has cared for them. That divide which is there between the Kukis and the Maitis has not been gapped by anybody. एक और चीज जानना चाहूंगी मैं, 1964 में 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया था। तो ये क्या था, इसके पीछे क्या रीजन था? ये बेसिकली असम रेजिमेंट में असमीज भाषा जब लागू हुआ था, सो इट वाज नॉट एग्जैक्टली को बर्खास्त कर दिया गया था, बट एक्शंस वे टेकन बिकॉज इसमें कुछ अलग सेक्ट के लोग थे, क्योंकि इन द आर्मी द रेजिमेंट्स आर ऑल मिक्स्ड आल्सो, सो they were basically not wanting कि only Assami should be there, other languages also should be used. इससे जवानों में या सिपाहियों में थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट या अनरेस्ट हुआ था, इसीलिए इन पे ये कार्रवाई कराया गया था, सो दैट ये और ज्यादा भड़के या फैले इससे पहले कि कंट्रोल कर लिया जाए. So that is the basic reason. Otherwise, ऐसा कोई कारण नहीं था कि इसको बर्खास्त कर दिया गया है या any other action was taken on it. मैं ऑपरेशन जेरिको के बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन आप मुझे इससे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि क्या मिजो नेशनल आर्मी को हथियारों की मदद मिल रही थी? जैसा कि आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो उनके पास जो हथियार हैं, हालांकि पिछले अगर हम 13-14 साल की को देखें तो मिजोरम में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेगमेंट ऐसा है, अब ये पता चल रहा है कि उनको इतने एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे हैं। और द सेम मतलब जिस समय के हम बात कर रहे हैं, जिस समय का हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नोट दिया सदन में, तो क्या मिजो नेशनल आर्मी को हथियारों की मदद मिल रही थी? इसमें कोई शक नहीं है कि उनको हथियारों का मदद मिल रहा था. उस टाइम द हेल्पर वाज ईस्ट पाकिस्तान थ्रू द पाकिस्तान आर्मी. They were being helped across the border because erstwhile Bangladesh या ईस्ट आर्मी के साथ, ईस्ट पाकिस्तान के साथ there is a common border, and इनको continuous support मिल रहा था, and the Mizo National Army people were freely moving between East Pakistan and their own state. और इनको भड़काया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान का काम है. और अभी भी हथियार, it is a very free trade because now it is China who is trying to help them out. क्योंकि China has its own vested interest to keep the states disturbed so that our own army is occupied. और उस टाइम तो they wanted East Pakistan, maybe even China was one of the conduit to break away
मिजोरम एंड टेक इट अंडर देयर कंट्रोल, क्योंकि काफी बड़ा स्टेट है अमंग द सेवन सिस्टर्स। सो देयर इज नो डाउट कि उनको हथियार मिल रहे थे जो कि लूटा था फ्रॉम द असम राइफल्स और पुलिस। इसके अलावा कांस्टेंट हथियारों का सप्लाई था। दैट इज व्हाई टिल 86 ये टेररिस्ट एक्टिविटीज और रेबेलियंस वेर गोइंग ऑन। So there was a continuous supply of weapons and also money to sustain their operation. If you remember, लालडेंगा ने इंडोनेशिया के राजा को भी लिखा था that we want a separate state, और ये उनकी मांग थी since British times कि हम एक अलग देश होना चाहते हैं, not only a राज्य, till it was given statehood। and उसके बाद भी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाया गया है। ऑपरेशन जेरिको, इसके बारे में दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताइए। ऑपरेशन जेरिको बेसिकली is a proper operation which was carried out by the Eastern Command, जैसे कि मैंने बताया, under the guidance और the leadership of Lieutenant General Sam Manekshaw, जो कि later on Chief of Army Staff बने थे and became the first Field Marshal of the Indian Army। ये तब स्टार्ट किया गया जबकि मार्च 1966 में मिजो नेशनल आर्मी ने आर्मी कैंप्स पे और पुलिस के जो पोस्ट्स पे हमला किया और इनके हथियार एवं जवानों को मारा। जैसे कि मैंने बताया 1, 5, 8 and 3 बिहार वेर इन्वॉल्व इन इट। जंगलों में जाके जब पहले असम राइफल के 8 असम राइफल के पोस्ट पे हमला हुआ, जवानों को टाइम तक नहीं मिला अपने हथियार उठाने का, और ये लोग 8 असम राइफल के सारे पोस्ट कैप्चर कर लिए एंड वेर अबाउट टू रीच द हेडक्वार्टर जबकि रीइंफोर्समेंट्स आया। एंड देन लेटर ऑन 5 पैरा वाज आल्सो इंडक्टेड after the attack by these 4 fighter aircrafts, जिसमें से कि आपको पता होगा 2 एयरक्राफ्ट राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे, and they were also part of the bombing squad। जी, नहीं तो बाद में इनको फिर पॉलिटिक्स में ले लिया गया था ना, आगे के कार्य they became politicians and also मंत्री भी बने थे जी। और ये इन्होंने जब घेरा, इन्होंने ऐजल पे कंटिन्यूअस नियरली अबाउट 720 बॉम्ब्स वेर फायर्ड ऑन टू ऐजल, जिसमें कि सिविलियंस का भी मौत हुआ। एंड इट वाज डन अ बिट अनसिस्टमैटिकली एट दैट टाइम। और उसके बाद देन 8 पंजाब and I think 7 Bihar came in as reinforcements, and there was a quenching of the rebellion by the Mizo National Army और उनको फिर पीछे खदेड़ा। And then things were brought under control, and this took about nearly 13 to 14 days. So that was the complete story of Operation Jericho in a very nutshell। शांतनु जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से आसान शब्दों में मेरे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वहाँ इंदिरा गांधी जी के टाइम में बम्बारमेंट हुई और उसमें किस तरीके से जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस को ये बताना चाहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत बहुत पुरानी है, और ये भी उनको जता दिया कि आपने वहाँ पे बम गिरवाए और इसमें
कोई दो राय नहीं है कि ये हुआ और बहुत जल्दबाजी में हुआ। अब मैं मानती हूँ कि मानिक शाह जी बहुत कहना चाहिए कि डायनामिक ऑफिसर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर प्रधानमंत्री उनको कोई ऑर्डर करेगा, ऑब्वियसली ही हैज़ टू ओबे ना, तो वो तो करेंगे ही नहीं, ना। ऑब्वियसली देखिए, ही इज एन आर्मी ऑफिसर, वहां पे एक रेबेलियन हुआ है, आर्मी के जवान मारे गए हैं, सो ही हैज टेकन एक्शन एज एन army commander, eastern army commander of that time, seeing the situation like 71 war, he gave his own time frame कि कब attack करना चाहिए, and we won the war. At that time the time was less, but अगर the government would have planned the thing in a better manner, the army or the air force के ऊपर काला धब्बा नहीं लगता कि उन्होंने बॉम्बिंग किया है। एग्जैक्टली जो आज मतलब जो बात सोचने की है वो ये है कि वहाँ आज भी उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो यादें होती हैं जिंदगी में, ये मतलब बुरी यादें बन करके किसी भी इंसान के मन में बैठ जाती है, घर कर जाती हैं। फिर उनको निकालने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जो भी गलतियां पास्ट में हो जाती हैं, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को उनके जवाब देने पड़ते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शांतनु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू और मैडम। दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स में इसे फॉरवर्ड करें। और जो दर्शक पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।